बार में बात करेंगे। ये टाइम आपके पास जो बचता है कंप्रेस होकर के, वो बचता है एक 4 घंटे का। अगर आप 3 से 4 घंटे रोजाना अपनी स्टडी में लगा सकेंगे बाकी कामों को करते हुए, क्योंकि वो काम भी बहुत जरूरी हैं, उनमें से आप कोई सा काम नहीं छोड़ सकते, तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से अपने समय का प्रबंधन कर सकेंगे। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि थोड़ी देर मैं बहुत ज्यादा इस पर जोर देना चाहूंगा कि आप थोड़ी देर बिल्कुल एकांत में रहना भी सीखें। जिस वक्त ना आप पढ़ रहे हो, ना आप खा रहे हो, ना आप किसी से बात कर रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना अखबार पढ़ रहे हो, ये आपका समय स्वाध्याय का होगा, चिंतन का होगा, जो आपके बोझ को आपके ऊपर से हल्का करेगा और आपको एकाग्रचित्त बनाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की परीक्षा की तैयारी के लिए। अब हम साहित्य को किस रूप में ग्रहण करें, साहित्य को किस तरह से तैयारी के लिए हम अपने को तैयार करें, इस विषय पे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम वेद प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि साहित्य की जो परिभाषा दी गई, विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी, तो कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने साहित्य को बखूबी परिभाषित किया, कविता को बखूबी परिभाषित किया, जो आज भी सर्वमान्य है और जिसे विद्यार्थियों को परिचित होना चाहिए। देखिए, आपने पूरे साहित्य का भी सवाल उठाया है और कविता का भी सवाल उठाया है। और पुराने जमाने में साहित्य और कविता तो एक दूसरे का पर्याय होते थे। हमारे जीवन में अनेक अनुशासन हैं जिनमें हम रहते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य इन सब से अलग है। जैसे ये सब साहित्य से अलग हैं, वैसे ही साहित्य भी इनसे अलग है। एक बहुत पुराने आचार्य ने ये कहा था कि जो शब्दार्थो सहितो काव्यम, जो शब्द और अर्थ का सहित भाव है वो काव्य कहलाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जहां शब्द और अर्थ हो दोनों, वहां काव्य होता है, क्योंकि शब्द और अर्थ तो सब जगह होते हैं। साहित्य में होता यह है कि शब्द और अर्थ के बीच जब ये प्रतियोगिता हो कि दोनों में सुंदर कौन है, तब वो साहित्य या कविता कहलाती है। क्योंकि हम साहित्य में, आप विद्यार्थी हमारे कविताएं पढ़ते हैं तो वो ये पाएंगे कि जब वे कविता पढ़ते हैं तो किसी भी एक शब्द के स्थान पर वो कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं रख सकते। जैसे ही वो पर्यायवाची रखेंगे उस पूरी कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो कविता की एक बड़ी परिभाषा तो ये है कि जहां शब्द और अर्थ के बीच चारुता की प्रतियोगिता हो, वहां काव्य होता है। शुक्ल जी ने इसको बहुत सामाजिक बनाया, कविता को, कविता की परिभाषा को उन्होंने सामाजिक बनाते हुए कहा कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वो कविता कहलाती है। अब हृदय की मुक्ति क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है, जब हम कविता की बात करते हैं तो हृदय की मुक्ति होती है, यानी व्यक्ति अपनी व्यक्तिबद्धता से मुक्त हो जाता है। वो अपने ही भीतर नहीं होता, वो समाज की तरफ देखता है, समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो यातना है, समाज की जो पीड़ाएं हैं, उनको भी देखता है। हमारे विद्यार्थी जब किसी भी कविता को पढ़ें तो इस बात को भी देखने की कोशिश करें कि उस कविता का सामाजिक पक्ष क्या है। जब तक वो कविता का सामाजिक पक्ष नहीं देखेगा, उसकी सामाजिक व्याख्या नहीं कर पाएगा, तब तक वो अच्छी व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए साहित्य को और कविता को हमें इस रूप में देखना चाहिए। विसारी जी से पूछूंगा मैं कि द्विवेदी जी एक बहुत बड़े आचार्य थे और उन्होंने भी साहित्य की बड़ी व्यापक व्याख्या की है। क्या विद्यार्थियों के लिए वो व्याख्या हृदयगम्य है? किस तरह की व्याख्या की उन्होंने? द्विवेदी जी ने साहित्य पर बहुत ढंग से बहुत चर्चा की है, जिसमें से कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं उनका एक हिस्सा। वो है, कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। अब इसमें 4 चीजें हैं। पहली चीज है भावावेश। ने साहित्य जो है और वैचारिकी से अलग हट करके साहित्य तब बनता है जब उसमें भावनाओं का सम्मिलन होता है। तो भाव और विचार, इनके बीच में विचार तत्व जो है वो थोड़ा पीछे जाता है, यानी वो भावना के साथ मिलकर के आते हैं। हम जिस ढंग से, बजाय सैद्धांतिकी के हम जिस ढंग से व्यवहार करते हैं,
तो मनुष्य के व्यवहार का, परस्पर व्यवहार का जो ढंग है, वो ढंग कविता में या साहित्य में आना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने की कि उसमें कल्पना हो, यानी हम जैसे जैसे जो भी चीजें जैसे भी जीते चल रहे हैं, उन जीते चलने में हम रोजाना उन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं, साहित्य भी उन्हीं बातों को कहता है, लेकिन फर्क इतना है कि जब वो साहित्य में हमारे सामने आती हैं तो उनको इस ढंग से नियोजित पूरा किया जाता है कि वो हमारी भी होती हैं, हमारी नहीं भी होती हैं, हम उसमें होते भी हैं, हम उसमें नहीं भी होते हैं। ये जो स्थिति है, इसी को उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था कहा था शुक्ल जी ने। द्विवेदी जी ने इसी के लिए भावावेश और कल्पना की बात की है कि जिसमें हम होते हुए भी नहीं भी होते हैं, यानी हम उसको ग्रहण कर रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमको उपदेश दिया जा रहा है, अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, हमको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम किसी एक विचार को पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र में भी हम वो बातें पढ़ रहे हैं, साहित्य में भी हैं, तो ये सब नहीं हो। तीसरी चीज उन्होंने कही कि पद लालित्य होना चाहिए, जैसा कि अभी वेद प्रकाश जी ने इससे पहले कहा था कि कविता जो है शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलित सौंदर्य से बनती है। शब्द प्रयोग कैसा किया जा रहा है, उस ढंग के आधार पर हम कविता को बेहतर या बेहतर नहीं की कैटेगरी में रखते हैं। चौथी चीज उन्होंने कही, प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो, यानी हम एक बार विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि साहित्य के मोटे मोटे तौर पर दो प्रभाग करते हैं। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं ललित साहित्य, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं ज्ञान का साहित्य, यानी हम जो भी पढ़ते हैं वो सब साहित्य है। अगर हम विज्ञान भी पढ़ रहे हैं तो वो भी लिटरेचर ही है, लेकिन जब हम साहित्य के अर्थ में साहित्य की बात करते हैं, जैसे हिंदी साहित्य, तो उसका अर्थ होता है कि हम जो है वो उन तमाम चीजों से हट गए हैं और वो बातें जो हमारे मन के भीतर रहती हैं, जो हमें संस्कारित कर सकती हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्मुख करती हैं, उन बातों को उसमें कहा गया हो। यानी प्रयोजनीयता, जो तात्कालिक प्रयोजन है वो हमारे सामने नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ मानवीय गुण और मानवीय मूल्य जो है जो हमारे भीतर जगा सके, ऐसी कविता बेहतर कविता होती है। हमने अभी कविता किस तरह से विशेषताओं को समाविष्ट किए रहती है इसको सुना विद्वानों से, तो इसी क्रम में मैं वेद प्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि कविता की क्या कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उसके तत्व होते हैं जिसको विद्यार्थी जब परीक्षा दे तो उसको ध्यान में रखे। देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने विचार किया, कहा कि कविता क्या होती है, उसी के आधार पर अगर हम ये कहना चाहें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कविता में भावना की प्रधानता होती है। बिना किसी भाव पर ध्यान गए, किसी विचार को जब तक भावना के रूप में हम नहीं ले जाएंगे तब तक वो किसी दूसरे की संवेदना का अंग नहीं हो सकता, और इसी संवेदना को पकड़ना कविता में उद्देश्य होता है। तो जो भावना है कवि की, उसको विद्यार्थी को पकड़ना चाहिए। दूसरा, उसका जो बाहरी रूप होता है, जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसकी एक विशेष लय होती है। जब तक उस लय को हम नहीं पकड़ेंगे, नहीं पहचानेंगे, उस लय के आधार पर कविता के वाक्य नहीं बनाएंगे, तब तक कविता को हम समझ नहीं सकते। ये भावना और ये लयात्मकता, ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं। उस भावना को भी हम तभी समझ पाएंगे जब लय को पकड़ें। तो दूसरी विशेषता लयात्मकता है। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भाषा में जो चिंतन और विचारों की जो जटिलता होती है वो कविता में एक सहज रूप में प्रकट होती है। अब इस सहजता का मतलब ये नहीं है कि जीवन की जो सारी जटिलताएं हैं उनको भी हम छोड़ रहे हों। रूप उसका सहज रूप है, लेकिन उसमें जीवन की सारी जटिलताएं समाई होती हैं। जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो उन सब जटिलताओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए तीसरी विशेषता किसी कविता की या काव्य की हो सकती है सहजता। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कविता की कि जिसको आचार्य शुक्ल ने कहा था कि कविता हमें अर्थ ग्रहण मात्र नहीं कराती, उससे हम बिंब ग्रहण करते हैं। जब तक किसी कविता से हमारे सामने चित्र नहीं बनता, एक पूरी इमेज, पूरा एक बिंब नहीं बनता, तब तक वो कविता हमें किसी भी स्तर से प्रभावित नहीं कर सकती। इस बिंब के माध्यम से ही हम संवेदना तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि कविता हमारे सामने एक बिंब बनाए, एक चित्र बनाए, क्योंकि वो देखी गई स्थितियां कवि की हैं। पाठक ने उन स्थितियों को तो नहीं देखा है, पाठक तो शब्द के माध्यम से पढ़ रहा है, तो शब्द को ही वो काम करना है जिसे कवि ने देखा है। तो इसलिए बिंब एक बहुत बड़ी विशेषता कविता की हो सकती है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि साहित्य को समझना, कविता को समझना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
और इस सिद्धांत को समझे बिना हम साहित्य में